Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED Teachers. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा 5th पेपर जो है वो सोशल साइंस का है और सोशल साइंस में हम 16 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हम 15th चैप्टर तक अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके लिए, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए और क्या करना है, क्लासेस लेनी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा है अब। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 16th चैप्टर। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। 16th चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है जनपद स्तरीय प्रशासन। क्या नाम है? जनपद स्तरीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए हम देख लेते हैं जनपद स्तरीय प्रशासन को। जनपद स्तरीय प्रशासन, जिसे जिला प्रशासन भी कहा जाता है, सरकार का एक क्षेत्रीय प्रशासनिक ढांचा है जो जिले के स्तर पर काम करता है। क्या है? जिले के स्तर पर काम करता है। देखिए क्या है जनपद स्तरीय प्रशासन। जनपद और जिला दोनों एक ही बात है। तो जनपद स्तरीय प्रशासन जो है, जिसे हम जिला प्रशासन भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? सरकार का एक क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासनिक ढांचा, यानी कि क्षेत्र स्तर पर प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है, जो क्या है, जिले के स्तर पर कार्य करता है। क्षेत्रीय प्रशासनिक ढांचा है जो किस पे क्या है, जिले के स्तर पर काम करता है। ठीक, एक क्षेत्र बांट लिया गया, ठीक है, जिले बांट दिए गए, उसी स्तर पर काम करेंगे वो, इसलिए एक क्षेत्रीय प्रशासनिक ढांचा है जो जिला स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, हमारे देश में 2 प्रकार से प्रशासनिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से प्रशासनिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। पहला क्या है हमारा? शासन, एंड दूसरा क्या है? प्रशासन। क्या है? शासन और प्रशासन। ठीक, तो क्या है, हमारे देश में 2 प्रकार से प्रशासनिक क्रियाकलाप संपन्न होता है। कौन सा? शासन और प्रशासन। ठीक है, शासन और प्रशासन। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पूरे राज्य का शासन एक ही स्थान से चलाने में कठिनाई आती, इसलिए शासन की सुविधा के लिए इसे कई जिलों में बांट दिया गया। मान लीजिए पूरा एक राज्य है, एक उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, और क्या करते हैं, एक ही जगह से इसका पूरा प्रशासन चलता। ठीक है, मान लीजिए एक मुख्यमंत्री होता जो लखनऊ में बैठता, वहाँ से सारा प्रशासन चलता। क्या संभव हो पाता कि आपको सुविधाएं इतनी बेहतर मिलती जो मिल रही हैं? सुरक्षा की दृष्टि से आप उतने ही सुरक्षित होते जितने की हैं इस समय? नहीं संभव था ये। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कर दिया गया, जिलों में बांट दिया गया। शासन को कई जिलों में बांट दिया गया, क्योंकि शासन की सुविधा के लिए इसे बांटा गया। क्या किया गया? शासन की सुविधा के लिए इसे कई जिलों में बांट दिया गया। अच्छा, हमारे संविधान के अनुसार क्या है, हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई सरकारें 5 वर्ष के लिए होती हैं। कितने वर्ष की होती हैं? संविधान के अनुसार जो सरकारें चुनी जाती हैं वो कितने वर्ष के लिए होती हैं? सभी को पता है, 5 वर्ष के लिए होती हैं। एवं विभिन्न स्तरों पर उनकी सहायता के लिए सरकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। देखिएगा, जो सरकार है, ठीक है, सरकार है वो अपना कार्य कर रही है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए होते हैं। और सरकार की सहायता के लिए क्या होता है, आपने देखे होंगे, सरकारी दफ्तर हैं, ठीक है, सरकारी दफ्तर हैं, तहसील है, ठीक है, और मतलब मान लीजिए, और क्या है, डीएम का कार्यालय है, ठीक है, एसपी कार्यालय है, ये सब क्या है, सरकारी दफ्तर हैं। ठीक, किस लिए है ये इसलिए है सरकार की सहायता करने के लिए। ठीक, सरकार की सहायता करने के लिए हैं ये। तो क्या है, हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई सरकारें 5 वर्ष के लिए होती हैं
एवं विभिन्न स्तरों पर उनकी सहायता के लिए सरकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चयनित किए जाते हैं। यह 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। देखिएगा, आपको क्या है, संविधान के अनुसार क्या कहा गया है कि जो भी सरकार बनेगी, ठीक है, वो 5 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर से सरकार बनेगी, वो 5 वर्ष के लिए रहेगी। अच्छा, अब ये जो सरकार बन गई, ठीक है, अब क्या ये है संभव कि सारे नेता लोग मिलके ही पूरा जो है देश संभाल लें? ये है संभव, यही कि राज्य संभाल लें? पूरे नेता जो हैं, जो पार्टी है, वो सब मिलके पूरे देश को या पूरे राज्य को संभाल लें? संभव है? नहीं। तो इनकी सहायता के लिए क्या होते हैं? सरकारी दफ्तर बनाए गए, जिस सरकारी विभाग के कर्मचारी बनाए गए, ठीक है, अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। अच्छा, इनका चयन कैसे होता है? आप सभी को पता है, इनका चयन होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा। आप टीचर ले लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। आप टीचर ले लीजिए, जब रिक्रूटमेंट निकलेगा, आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद परीक्षा दोगे, परीक्षा देने के बाद ही तो आप शिक्षक बनोगे, जब आप उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, उत्तीर्ण होने के बाद जो परसेंटाइल होगा, आप मेरिट लिस्ट में आओगे, ठीक है, तब आप टीचर बनोगे। तो ये क्या होगी? प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ही तो चयन होगा। तो यही कहा गया है कि 5 वर्ष के लिए सरकारें बनती हैं और उनकी सहायता के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा जिनका चयन होता है और 60 वर्ष तक ये सेवा देते हैं। उसके बाद इनका क्या होता है? रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक, चलिए। अच्छा जी, जिले का प्रमुख जिला अधिकारी होता है। क्या होता है? जिला अधिकारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्या है? जिले का प्रमुख जिला अधिकारी होता है, जो जिले के सभी सरकारी विभागों का मुखिया होता है। जिले में आपके सबसे बड़ा कौन होता है? डीएम होता है ना। वो क्या होता है? जो भी आपके सरकारी विभाग हैं, सबका मुखिया होता है, सबका हेड होता है डीएम। ठीक है, चलिए। जिला अधिकारी कानून व्यवस्था, राजस्व, विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करता है। कौन करता है? जिलाधिकारी। क्या करता है? कानून व्यवस्था की देखरेख करता है। ठीक है, क्या करता है? राजस्व संबंधी जो कार्य हैं, जो उनकी देखभाल करता है। विकास कार्य देखता है। ठीक, और जो भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं, उनकी देखरेख करता है। कौन करता है? डीएम करता है, जिलाधिकारी करता है। तो क्या कहा गया है? जिले का प्रमुख जिलाधिकारी होता है, जो जिले के सभी सरकारी विभागों का मुखिया होता है। जिलाधिकारी कानून व्यवस्था, राजस्व, विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे जिलाधिकारी। क्या देखेंगे? जिलाधिकारी। 2019 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिलाधिकारी के बारे में बताइए। तो क्या है? 1 मिनट रुकें। जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है। कौन होता है? जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपसे पूछा गया जिलाधिकारी के बारे में 2019 में। ठीक है, तो यही सेम चीज़ें हैं, ठीक, जो मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है। ठीक, फिर क्या लिख देना? जो जिले के सभी सरकारी विभागों का मुखिया होता है। जिलाधिकारी कानून व्यवस्था, राजस्व विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिलाधिकारी, जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं जिलाधिकारी के उत्तरदायित्व क्या है। देखिएगा, 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया।
ये कब पूछा गया था? 2019 में। 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिला अधिकारी के उत्तरदायित्व क्या हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जिला अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह निम्न रूपों में करता है। क्या करता है? जिला अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह निम्न रूपों में करता है। किन किन रूपों में करता है? देखिएगा, राजस्व अधिकारी के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला विकास अधिकारी के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में, ठीक है। तो किन किन रूपों में करता है निर्वाह? जिला अधिकारी के उत्तरदायित्व, जिला अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह निम्न रूपों में करता है। राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला विकास अधिकारी के रूप में और सरकार के एजेंट के रूप में, ठीक है। ये उत्तरदायित्व हैं, क्या है कि राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। जिला प्रशासक के रूप में भी कार्य करेगा, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करेगा, जिला विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा और सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करेगा। ये इसके उत्तरदायित्व हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जनता के हित के सभी कार्यों को जिलाधिकारी ही करता है। किसका? जिस जिले का जिलाधिकारी है उस जिले के लिए। जनता के हित के सभी कार्यों को जिलाधिकारी ही करता है। जिलाधिकारी तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनता से विचार विमर्श करता है तथा विभिन्न भागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करता है। विभिन्न विभागों होना चाहिए, भागों नहीं, यहाँ पे विभागों कर लीजिए। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करता है। क्या है? जनता के हित के सभी कार्यों को, किस जनता के? जिस जिले का वो जिला अधिकारी है उस जिले की जनता, ठीक है। जनता के हित के सभी कार्यों को जिला अधिकारी ही करता है। जिला अधिकारी, अच्छा ये भी उत्तरदायित्व है, देखिएगा। जिलाधिकारी तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनता से विचार विमर्श करता है तथा विभिन्न विभागों, ठीक है, तथा विभिन्न विभागों के, यहाँ पे भागों की जगह विभागों लिख लीजिएगा, तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करता है, ठीक। ये हो गया जिलाधिकारी। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, जनपद स्तरीय प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य। जो जनपद स्तरीय प्रशासन है उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? क्या है? पहला कानून व्यवस्था है, दूसरा है भूमि व्यवस्था। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, पहले वो समझ लिए फिर लिखिएगा। लिखते टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई थी चीज़ें, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, मैं अब यहीं पे समझा दे रही हूँ। देखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। अब ये है आपका नंबर 3, नागरिक सुविधाओं का विकास, और क्या है? नागरिक सुविधाओं का विकास, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत नंबर 1 पे आएगा शिक्षा, बदल लीजिएगा ऐसे, शिक्षा। नंबर 2 पर आएगा आपका स्वास्थ्य, एंड नंबर 3 पर आएगा सुरक्षा, ठीक, समझ गए। चलिए फिर से बता देते हैं एक बार। देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, जो जनपद स्तरीय प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें क्या आएगा? नंबर 1 पर कानून व्यवस्था, नंबर 2 पर आएगा आपका भूमि व्यवस्था। अब नंबर 3 पर आपको लिखना है नागरिक सुविधाओं का विकास, ठीक। अब जो ये 3 है इसके ही पार्ट हैं ये, इसमें क्या है? 3 का पार्ट 1 है ये शिक्षा व्यवस्था, पार्ट 2 है आपका स्वास्थ्य व्यवस्था और पार्ट 3 है आपका सुरक्षा व्यवस्था, ठीक। क्लियर हो गया? देखिएगा, 1 रुकिएगा, 1 2, ये है हमारा 3 और 3 के ही पार्ट हैं, ये क्या है? 1, ये है 2, ठीक है, और ये वाला है 3। शिक्षा व्यवस्था, देखिएगा ये तो 2 सेम रहेंगे, जैसे लिखे हैं ऐसे सेम रहेंगे। अब जब थर्ड वाला आप लिखोगे तो ये लिखोगे नागरिक सुविधाओं का विकास, ये थर्ड है। अब थर्ड का 1, थर्ड का 2, ये थर्ड के पार्ट है। नागरिक सुविधाओं का विकास जो है उसी के अंतर्गत आता है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और ये आएगा सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। 3 हो जाएगा ये, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सॉरी,
जनपद स्तरीय प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। देखिएगा क्या है। पहला है हमारा कानून व्यवस्था, दूसरा है हमारा भूमि व्यवस्था, तीसरा है नागरिक सुविधाओं का विकास एंड तीसरे का पहला है इसी के तीसरे नागरिक सुविधाओं का जो विकास है इसके ही अंतर्गत आएगा शिक्षा व्यवस्था, नंबर 1, नंबर 2 है स्वास्थ्य व्यवस्था एंड द नंबर 3 इज सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था क्लियर हो गया। ठीक, तो क्या है, कानून व्यवस्था 1, भूमि व्यवस्था 2, नागरिक सुविधाओं का विकास 3 एंड 3 का 1 क्या है, शिक्षा व्यवस्था, 2 है 3 का स्वास्थ्य व्यवस्था और 3 का 3 कौन सा है, 3 का जो है थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था, थर्ड हेडिंग सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कानून व्यवस्था। चलिए देख लेते हैं। सामाजिक व्यक्तियों को शोषण से बचाने और समस्याओं को सुलझाने तथा सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। देखिए कानून व्यवस्था क्यों बनाई गई है। देखिए किसी का शोषण कर रहा है, कोई मान लीजिए कोई बहुत धनवान व्यक्ति है और कोई गरीब है व्यक्ति, अब वो अपना तैश में है धन के, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उससे नीचे के जो लोग हैं उनका शोषण कर रहा है, मारपीट कर रहा है उनके साथ, जो दिल में आ रहा है वैसा सलूक कर रहा है उनके साथ, बर्ताव कर रहा है। ठीक, ये चीज़ें ना हो पाएँ, ठीक है, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई। कोई समस्या है आपस में, किसी बात को लेकर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या काम करेगा आप, कानून व्यवस्था क्या करते हैं, आप पुलिस बुलाते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। देखिएगा, सामाजिक व्यक्तियों को शोषण से बचाने और समस्याओं को सुलझाने तथा सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, क्या किया गया है, कानून व्यवस्था बनाई गई है। ठीक, क्या है, सामाजिक व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने तथा सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, बनाई गई है। ये हो गया हमारा कानून व्यवस्था। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी कौन कौन से हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए हमने कानून व्यवस्था देखी, तो अब हम देखेंगे जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी कौन कौन से अधिकारी हैं। देखिएगा, कानून व्यवस्था की स्थापना डालेंगे हेडिंग, क्या हो जाएगा, सबसे पहले है जो, देखिए पुलिस में जो कानून व्यवस्था है जो जिला स्तर पर, उसमें सबसे ऊपर होता है कौन सा, कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो जिला अधिकारी है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपका कौन हो जाएगा, एसपी, जिसको पुलिस अधीक्षक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, पुलिस अधीक्षक, उसके बाद उप पुलिस अधीक्षक, उसके बाद इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद अन्य अधिकारी व कर्मचारी। ठीक है, तो क्या है, जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी। ठीक है, जिला प्रशासन में अधिकारी, ठीक है, तो कानून व्यवस्था से संबंधित है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है इसे। तो कौन सा पहले आएगा, नंबर 1 पे पुलिस अधीक्षक, नंबर 2 पर उप पुलिस अधीक्षक, नंबर 3 पर इंस्पेक्टर, नंबर 4 पर सब इंस्पेक्टर एंड 5 पर क्या आ जाएगा, अन्य अधिकारी और जो कर्मचारी हैं। ठीक है, क्या है, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अन्य अधिकारी या कर्मचारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमने क्या देख लिया, हमने देखा कानून व्यवस्था। ठीक, अब हमने क्या देखेंगे, भूमि व्यवस्था देखेंगे। चलिए देख लेते हैं भूमि व्यवस्था, भूमि व्यवस्था देख लेते हैं। चलिए, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की माप, खतौनी का रखरखाव, भूमि किसके नाम है, इसका रखरखाव कौन करता है, भूमि जिसकी है वही व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है आदि की जानकारी भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारी करते हैं। ठीक, जिला अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न अधिकारियों द्वारा लगान वसूल किया जाता है। ठीक है, देखिए भूमि व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जमीन की माप आएगी, ठीक है, खतौनी का रखरखाव, जो खतौनी बनाई गई है, ठीक है, उसका आएगा रखरखाव। अच्छा, भूमि किसके नाम है, कौन सा व्यक्ति है, मान लीजिए खेत है, ठीक है,
उसकी माप कितनी है रखा जाएगा, उसकी खतौनी का रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से रखा जाएगा। ठीक है, अब पता किया जाएगा ये खेत किसके नाम पर है। ठीक, मैंने आपको एक खेत का एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। ठीक है, वहाँ की भूमि कोई भी हो सकती है। ठीक है, किसके नाम पर खेत है। अच्छा, इसका रख रखाव कौन कर रहा है, यानी कि इसका ख्याल ध्यान कौन रख रहा है, कौन इसकी समय समय पर पानी दे रहा है फसलों में इसमें। ठीक है, कौन क्या कहते हैं वो खोद रहा है खेत को, खोदना क्या कहते हैं खेत को, मुझे याद नहीं आ रहा है। खेत को खुदाई कर रहा है खेत की। ठीक है, मान लीजिए आप जैसे गुड़ाई करना कहते हैं ना वो चीज़। ठीक है, कौन कर रहा है। अच्छा, और ये भी पता किया जाता है कि जिसकी भूमि है वही व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसकी भूमि है वो थोड़ा ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा धन के मामले में कमज़ोर है, या इतना जो है सीधा साधा व्यक्ति है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लड़ाकू किस्म का है, बहुत धनवान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ज़मीन का उपयोग वो कर रहा है, लाभ उसकी ज़मीन से वो ले रहा है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, कौन करता है, भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारी करते हैं, जिसमें लेखपाल होता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है, ये सब लोग हैं इसके अधिकारी। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, जिला अधिकारी के नेतृत्व में जो है लगान वसूल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, जिला अधिकारी के नेतृत्व में जो है विभिन्न अधिकारी जो हैं लगान वसूल करते हैं। ठीक, तो क्या है, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत जमीन की माप, खतौनी का रख रखाव, भूमि किसके नाम है, इसका रख रखाव कौन करता है, भूमि जिसकी है वही व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है आदि की जानकारी भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारी करते हैं। जिला अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न अधिकारियों द्वारा लगान वसूल किया जाता है। ठीक है, ये होगी भूमि व्यवस्था, ये हो गई है भूमि व्यवस्था। अब हम क्या देखेंगे, जिला प्रशासन में भूमि व्यवस्था व लगान वसूली से संबंधित अधिकारी कौन कौन से हैं। क्या है, जिला प्रशासन के अधिकारी कौन, काहे में, भूमि व्यवस्था व लगान वसूली के अधिकारी कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तहसीलदार आएगा। ठीक, उसके बाद आएगा नायब तहसीलदार, उसके बाद आएगा कानूनगो, उसके बाद आएगा लेखपाल। ठीक है, तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल। कौन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल। ठीक, ये हो गए भूमि व्यवस्था के अधिकारी। ठीक, इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे रुकिएगा, ये लिखना नहीं है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहीं पर देखिएगा, एक मिनट रुके, मैं एक बार यहाँ पर आपको जो हेडिंग डालनी है वो मैं बता रही हूँ और वही लिखिएगा। ठीक, 2 हो गया। थर्ड में आपको हेडिंग डालनी है नागरिक सुविधा और विकास। देखिए मैं बता रही हूँ लिख के, ये मत लिखिए अभी, ये वाला मत लिखिए अभी, आप ये वाला मत लिखिए, आपको लिखना है थर्ड पॉइंट आप डालोगे, ये थर्ड, उसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे नागरिक सुविधा एवं क्या लिखोगे, विकास। लिखने की इतनी अच्छी वो यहाँ पर हमारे पास सुविधाएं नहीं है तो इतना साफ नहीं हो पाता है। चलिए मैं बता रही हूँ आपको, बड़े बच्चे हो आप लोग तो लिख लोगे ऐसे। थर्ड पॉइंट डालिए और उस थर्ड पॉइंट में लिखिए नागरिक सुविधा और विकास। क्या लिखेंगे, नागरिक सुविधा और विकास डाल लिया, देखिए नागरिक सुविधा और विकास। ठीक है, ये मत लिखिए अभी, इससे पहले आप थर्ड पॉइंट डाल के ये मत लिखिए अभी, यहाँ पर डालिए पॉइंट, थर्ड पॉइंट डालिए और उसके आगे लिखिए नागरिक सुविधा और विकास। ठीक है, डाल लिया नागरिक सुविधा और विकास। अच्छा जी, अब इसमें आप क्या लिखोगे, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाइए। चलिए मैं आपको आगे लिख के दिखाती हूँ, रुकिए थोड़ा सा वेट करें, अभी मैं लिख के दिखाती हूँ। मैंने आपको जो करवा दिया था ना, वहाँ के बाद में आपको 2 के बाद में आपको 3 डालना है, वो सब नहीं लिखना है, अभी ये लिखना है। देखिए एक बार कोई भी कन्फ्यूज़न ना होने पाए, रुकिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना। आपने लिख लिया, क्या लिख लिया, आपने कानून व्यवस्था लिख ली। ठीक है, ठीक, उसके बाद आपने क्या लिखा, आपने लिख ली है भूमि व्यवस्था। ठीक, भूमि व्यवस्था लिख ली। अब भूमि व्यवस्था के बाद में आपको ये शिक्षा व्यवस्था अभी नहीं लिखनी है। ठीक है, देखिए भूमि व्यवस्था तक आपने लिख लिया, अब यहाँ पर आपको ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है मैं बता रही हूँ। चलिए आपको डालना है थर्ड पॉइंट,
2 पॉइंट हमने डिस्कस कर ली, 2 हेडिंग्स। थर्ड में आपको क्या डालना है, नागरिक सुविधा और विकास। ठीक है, ये हेडिंग डालिए, नागरिक सुविधा और विकास। ठीक है, नागरिक सुविधा और विकास, क्या डालेंगे, नागरिक सुविधा और विकास। अब इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखोगे, मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा। चलिए बोलना स्टार्ट कर रही हूँ, लिखिएगा। नागरिक सुविधा और विकास से संबंधित, क्या, नागरिक सुविधा और विकास से संबंधित। ठीक है, मैं 3-4 बार रिपीटेशन करूंगी, लिख लीजिएगा, आराम से बोलूंगी। नागरिक सुविधा और विकास से संबंधित, क्या, नागरिक सुविधा और विकास से संबंधित। ठीक है, कार्यों में मुख्य रूप से हम, क्या है, कार्यों में मुख्य रूप से हम, लिखिएगा, कार्यों में मुख्य रूप से हम, क्या है, कार्यों में मुख्य रूप से हम शिक्षा व्यवस्था, क्या है, शिक्षा व्यवस्था, कॉमा, स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है, क्या है, शिक्षा व्यवस्था, कॉमा लगाइएगा, फिर लिखिएगा स्वास्थ्य व्यवस्था, फिर तथा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार हैं। ठीक है लिखने के बाद डैश लगा दीजिएगा आगे से। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, नागरिक सुविधा और विकास, हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे आप नागरिक सुविधा और विकास से संबंधित कार्यों में मुख्य रूप से हम शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आना है, जो मैं करवा रही थी। अब आपको यहाँ पे आना है शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन थर्ड पॉइंट नहीं है, थर्ड का पहला है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था नागरिक सुरक्षा और विकास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, शिक्षा व्यवस्था डिस्कस करेंगे, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नागरिक सुविधा और विकास थर्ड हेडिंग थी, और थर्ड हेडिंग की हेडिंग नंबर 1 है, जिसको आप ऐसे डालोगे नीचे और उस पर लिखोगे शिक्षा व्यवस्था। ठीक, चलिए, आई होप मैं समझा पाई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रत्येक समाज व राष्ट्र के लिए प्रथम सीढ़ी है। क्या है, शिक्षा, इसको एक रोमन गिनती में 1 कर लीजिएगा। क्या है, शिक्षा प्रत्येक समाज व राष्ट्र के लिए प्रथम सीढ़ी है, जिसको पार करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्या है, प्रथम सीढ़ी है। देखिए शिक्षा कैसे प्रथम सीढ़ी है, जब हम शिक्षित होंगे तो हमें क्या आएगा, हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना है, समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, इसकी तमीज़ यानी कि ज्ञान आएगा हमें। ठीक है, तो क्या है, ये पहली सीढ़ी है जो आपको जानवर से मनुष्य बनाती है। ठीक है, जानवर से मनुष्य की श्रेणी में ला करके खड़ा करता है कौन, शिक्षा खड़ा करती है। ठीक है, तो क्या है, और प्रत्येक समाज, हर राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है शिक्षा। ठीक, तो क्या है, शिक्षा प्रत्येक समाज व राष्ट्र के लिए प्रथम सीढ़ी है, जिसको पार करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अच्छा, शिक्षा की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए, शिक्षा की कर लीजिएगा, शिक्षा की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए जनपद स्तर पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। क्या है, शिक्षा प्रत्येक समाज व राष्ट्र के लिए प्रथम सीढ़ी है, जिसको पार करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। शिक्षा की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए जनपद स्तर पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो क्या किया गया है, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी बात को ध्यान में रखकर क्या किया गया है, जनपद स्तर पर, जिले के स्तर पर क्या किया गया है, आपको प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हैं आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। क्या है, इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, चलिए।
इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की सहायता से प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख तथा उसके निरीक्षण का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? बेसिक शिक्षा अधिकारी अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों की सहायता से प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख तथा उसके निरीक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक, इनके निर्देशन में विद्यालय की मरम्मत, पाठ्य पुस्तकों को सभी बच्चों तक पहुंचाना, मिड डे मील का सही से क्रियान्वयन तथा अध्ययन अध्यापन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, देखिएगा क्या होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जिनकी सहायता से स्कूल्स का निरीक्षण होता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, जो भी योजनाएं कि बच्चों तक ड्रेस पहुंच रही है, पाठ्य पुस्तकें पहुंच रही हैं, बच्चों को खाना मिल रहा है दोपहर का सही से, जिसको मिड डे मील बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि खाने में मिलावट कर रहे हैं, आपको आप सरकार की तरफ से अच्छा आ रहा है वो ऐसे ही क्या कहते हैं सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक, ये सब चीज़ें कौन देखेगा, ये सब चीज़ें देखेगा कौन, जो जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित अधिकारी हैं। पीछे से थोड़ी आवाज़ आएगी तो उसको माइंड मत करिएगा, घर पे काम हो रहा है, थोड़ी देर आएगी, ज़्यादा देर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार और शिक्षा व्यवस्था को, देन हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा शिक्षा प्रत्येक समाज व राष्ट्र के लिए प्रथम सीढ़ी है जिसको पार करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए जनपद स्तर पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्या है, इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों की सहायता से प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख तथा उसके निरीक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इनके निर्देशन में विद्यालय की मरम्मत, पाठ्य पुस्तकों को सभी बच्चों तक पहुंचाना, मिड डे मील का सही से क्रियान्वयन तथा अध्ययन अध्यापन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिएगा क्या है, देखिए शिक्षा व्यवस्था क्या है, देखिए सबसे पहले तो प्रथम सीढ़ी है जो इंसान को जानवर से मनुष्य बनाने का कार्य करती है। जब इंसान अशिक्षित है तो उसके अंदर वो जिस तरीके से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बात करेगा, अपनी बात को रखेगा, प्रस्तुत करेगा, बैठने का, उठने का, खाने पीने का ढंग जैसे उसका होगा वैसे एक अनपढ़ व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो इसीलिए शिक्षा क्या है, पहली सीढ़ी है, और जब आप इसको पार कर लेते हैं तो आप मनुष्य बन जाते हैं। ठीक है, और क्या है, आप फिर शिक्षा को ग्रहण करने के बाद ही आप कहीं कुछ और सोच सकते हैं अपने बारे में, जैसे कि जॉब वगैरह के बारे में। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा शिक्षा की इसी महत्ता को, इसी इतनी महत्वपूर्ण है शिक्षा, इसी को ध्यान रखते हुए क्या किया गया है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया है। ठीक, अच्छा, और इनकी देखभाल कौन करता है, इनकी देखभाल करते हैं जो जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित अधिकारी हैं, जैसे कि कौन है, बेसिक शिक्षा अधिकारी और उसके और अन्य कर्मचारी जो हैं और अधिकारी जो हैं, उनकी सहायता से क्या करता है, ये क्या करते हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी क्या करते हैं, जांच करते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, जैसे कि बच्चों को दोपहर का खाना बढ़िया ढंग से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पाठ्य पुस्तकें सभी बच्चों को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ठीक है, और जो भी समस्या आ रही है बच्चों को पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाने और पढ़ने में जो समस्या आ रही है, टीचर को पढ़ाने में या बच्चों को पढ़ने में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं ये अधिकारी। ठीक है, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक, हो गई हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब जो है थर्ड पॉइंट हमने डाला था, क्या था हमारा, नागरिक सुविधा और विकास था ना, उसमें पहली हेडिंग थी हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब दूसरी हेडिंग कौन सी है, स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक, रुकिएगा, अब हम देखेंगे ये, इसको फोर्थ पॉइंट ना करके
इसको सेकंड कर लीजिए ऐसे रोमन में, ठीक है, फोर्थ ना करके सेकंड कर लीजिए रोमन में, ठीक है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। एक स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु हमारे देश में बीमारियों को खत्म करने तथा बहुत हद तक कम करने के प्रयास किए गए हैं। क्या है? स्वस्थ समाज की स्थापना करने के लिए क्या आवश्यक है कि बीमारियां खत्म कर दी जाएं, जो खत्म नहीं है उनको कम कर दिया जाए, जिनका इलाज ही संभव नहीं है, इलाज नहीं खोजा गया है, उनके लिए प्रिकॉशंस किए जाएं, यानी कि बचाव किए जाएं, उनसे बचने के जो है उपाय बताए जाएं, जिससे कि उस बीमारी को कम कर दिया जाए, उसका जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाए, ठीक है। ये प्रयास किए गए हैं। अच्छा, जिनके क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर एक व्यवस्थित चिकित्सा प्रशासन का निर्माण किया गया है। क्या है? व्यवस्थित चिकित्सा प्रशासन का निर्माण किया गया है। तो क्या है देखिएगा, एक स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु हमारे देश में बीमारियों को खत्म करने तथा बहुत हद तक कम करने के प्रयास किए गए हैं, जिनके क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर एक व्यवस्थित चिकित्सा प्रशासन का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है। जिला प्रशासन में स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित अधिकारी। क्या है? जिला प्रशासन में स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित अधिकारी जो होता है, सबसे मेन होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम सीएमओ कहते हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। अब क्या है, इसकी शाखाएं क्या हैं? 3 हैं, देखिएगा। जिला अस्पताल, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब जो जिला अस्पताल है उसमें क्या होगा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी होगा, अधीक्षक होगा, ठीक है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कौन होगा? चिकित्सा अधिकारी होगा। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कौन होगा? प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, और ये उपकेंद्र है, ठीक है। चलिएगा, तो क्या है? जिला अस्पताल, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, देखिएगा इसमें क्या है, जिला अस्पताल, ये सब देखिएगा, मैं आपको जो समझा रही हूँ वो देखिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी है ना जो, ये इन सभी की देखभाल करेगा, सब पे इसकी कमांड होगी। जिला अस्पताल जो है उसमें होगा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होगा, ठीक। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ चिकित्सा अधिकारी होगा, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ प्रभावी चिकित्सा अधिकारी होगा, इसको उपकेंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, और इन सब की जो देखभाल करेगा, जो सब पे नियंत्रण करेगा, वो होगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक। कौन होगा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। तो देख लीजिए, बना लीजिए, देन बढ़ेंगे आगे, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिएगा, इनके द्वारा जिले में परिवार कल्याण से संबंधित कार्य, रोगों के इलाज तथा बीमारी के रोकथाम का कार्य किया जाता है। किनके द्वारा? ये जो मैंने आपको बताए हैं अधिकारी। तो इनके द्वारा जिले में परिवार कल्याण से संबंधित कार्य, रोगों के इलाज तथा बीमारी के रोकथाम का कार्य किया जाता है, ठीक। चलिए, अब है हमारा जो हमने डाला था नागरिक सुविधा एवं विकास, उसका सेकंड था ये हेडिंग। अब हम थर्ड हेडिंग डालेंगे, रोमन में डाल लीजिए, 5th काट दीजिए, यहाँ पर 1, 2 और 3 करके ऊपर डॉट्स लगा दीजिए, ये हो जाएगी थर्ड, सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। तो क्या है सुरक्षा व्यवस्था, देख लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कई प्रकार की व्यवस्था आती है। क्या है? सुरक्षा व्यवस्था में कई प्रकार की व्यवस्था आती है, जैसे आग लगने पर अग्निशामक को कार्य करना पड़ता है। क्या है? आग लग गई, वहाँ पर क्या करेंगे? आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, ठीक है। वो आएंगे और आग को बुझाने का कार्य करेंगे, ठीक। यातायात की सुरक्षा हेतु ट्रैफिक पुलिस, जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होता है। जनपद स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य दायित्व जिला अधिकारी का होता है, ठीक है। क्या है? तो सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या आता है, देखिएगा। सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या आता है? आग लग गई, सुरक्षा है, ये भी एक आग लग गई, इसको बचाना एक सुरक्षा है। तो इसमें कौन कार्य करेगा? फायर ब्रिगेड काम करेगी, जिसको हम अग्निशामक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यातायात संबंधित जैसे ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस काम करती है कि जाम को हटाने का काम करती है, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, ठीक है, गाड़ियाँ आगे पीछे नहीं हो पा रही हैं, वहाँ पर रोड को खाली कराने का काम कौन करेगा? ट्रैफिक पुलिस करेगी। क्यों? अगर इतनी देर रहेगी तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है कि भीड़ में परेशान हो जाए, ठीक है,
तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो वहाँ पर कौन काम करेगा? यातायात पुलिस करेगी। अच्छा, जाल और माल यानी कि कहीं पर और किसी तरीके का मुद्दा हो गया तो वहाँ पर कौन? पुलिस प्रशासन काम करेगा। और इन सभी के हेड कौन है? जिला अधिकारी है। ठीक है, जो जनपद स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य दायित्व किसका होता है? जिला अधिकारी का होता है। ठीक हो गया? ठीक, चलिएगा। ठीक है, हमने सुरक्षा व्यवस्था देख ली। क्या देख ली? सुरक्षा व्यवस्था देख ली। यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो चैप्टर 16 है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। आपके 3-4 चैप्टर और बचे हैं सोशल में, देन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, हिंदी का, संस्कृत का, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, कंप्यूटर का, ये आपके सभी सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 1-2 सब्जेक्ट बचे हैं उसमें 1-1 या 2-2 चैप्टर बाकी हैं। ठीक है, आपका सिलेबस 2 से 3 दिन के अंदर सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक, आप लोगों को क्या करना है? क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप, इवन जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं उनके साथ क्लासेस को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।